नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम बात करेंगे, आप शामिल करेंगे आपके सवालों को। और इस बीच मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तरीका आपको बताएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9167329108। इस पर आप हमें फ़ोन करिए या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए। और इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। उनके हैंडल्स हैं आपके सामने, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये था सवाल पूछने का तरीका। अब आगे बढ़ेंगे और बाजार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट से समझेंगे कि उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर। और आज हमने देखा कि मार्केट तेज़ी में खुले थे, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 19,800 के नीचे अब निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, लेकिन वहां से भी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। सेंसेक्स 106 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से तो हल्का सपोर्ट है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फिलहाल पॉजिटिव है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप से भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन चुनिंदा सेक्टर जो है वो आज नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी को यहाँ पर सहारा नहीं मिल पा रहा है। और मजबूती के साथ खुलने के बाद हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज देख पा रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज मारुति सुजुकी ऊपर है 2%, कोल इंडिया में 2% की तेजी, BPCL, हिंडाल्को, बजाज ऑटो में भी 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज IT स्टॉक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। TCS के नतीजे आए, उसके बाद हमने जिस तरह की रिपोर्ट्स देखी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, टारगेट घटा है TCS पर। अनुमान से थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं TCS के, जिस वजह से आज हम दबाव देख रहे हैं। और उसकी वजह से जो बाकी IT स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी प्रदर्शन कमज़ोर है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यहाँ पर भी कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। और इसके अलावा नेस्ले और सिप्ला में भी आज वीकनेस है, जो कि कल फार्मा स्टॉक्स काफ़ी चल रहे थे, आज वहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स पर फोकस बना रहेगा इस बीच, क्योंकि आज HCL टेक और इन्फोसिस के भी नतीजे आएंगे, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो IT स्टॉक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और इसका असर हम बाजार पर भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं और अविनाश भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उसके पहले नतीजों पर ही फोकस करते हैं। और नतीजों पर बात कर, अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी जैगल प्रीपेड के नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें कि नंबर्स अगर देखेंगे तो थोड़े कमज़ोर साइड पर देखने को मिले हैं। जैगल के पहली तिमाही के अगर नतीजे देखें, नतीजों पर और ज़्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के को प्रमोटर MD और CEO अविनाश गोदखिंडी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश को आज समय देने के लिए। पहली तिमाही में हम देख रहे हैं नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिला, क्या वजह थी इसके पीछे, और अब आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप, कैसे रह सकते हैं नंबर्स? पूजा जी, जो हमारा अनुमान था, हमारी प्रेडिक्शंस थी, एस्टिमेट्स थे, उसके लाइन में ही है नतीजे। और अगर आप देखेंगे तो नतीजों में तकरीबन 34% की ग्रोथ है इन रेवेन्यू। हमारा जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें भी ग्रोथ है हमारा 27% का। और हमारा जो पैट है, वो भी अगर आप ईसॉप कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो एक निकाल देते हैं, तकरीबन 6 करोड़ का, तो उसमें भी हमारा 25% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। हमारे बिजनेस में जो सीजनैलिटी है वो काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि पहले 2 क्वार्टर में जो रेवेन्यू होता है वो तकरीबन 35% से 40% होता है। और आखिरी का जो सत्र है, आखिरी हाफ है, उसमें हमारी रेवेन्यू 60 से 65% होती है। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कंपैरेटर है वो सही कंपैरेटर है ईयर ऑन ईयर, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों में भी हमारा स्ट्रांग ग्रोथ रही है। ईसॉप का जो कॉस्ट है वो आप अगर निकाल देते। अविनाश जी, आपसे मेरा अब एक सवाल होगा। फिनटेक इंडस्ट्री में हालांकि आपकी पोजीशनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन थर्ड पार्टी पर आपकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। क्या आगे चलकर इस डिपेंडेंसी को कम करने की कोई तैयारी है क्या?
देखिए, थर्ड पार्टी की अगर आप डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बड़े बड़े बैंकों पे है, और हम लगातार डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और बड़ी बैंक्स के साथ हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हाल फिलहाल में हमने साइन अप किया है उनके क्रेडिट कार्ड डिवीजन के साथ। आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बहुत सारी डीबीएस बैंक है, और बहुत सारी बड़ी बैंकों के साथ हम पार्टनरशिप्स कर चुके हैं। और हमारा प्लान ये है कि हम दूसरे दूसरे बैंकों के साथ, बड़ी बैंकों के साथ प्रोग्राम्स करें, जिससे कि हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है, और हर एक बैंक का जो स्ट्रेटेजिक फोकस होता है, उनका जो मकसद होता है, वो अलग होता है। तो हम अपने प्लान्स को उनके प्लान्स के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कस्टमर बेस को आगे और बढ़ाने की क्या योजना है आपकी? किस तरीके से अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे? उस पर कुछ प्लान्स आप अगर शेयर कर पाए तो। जरूर। तो हाल फिलहाल में हमने जॉयर लॉन्च किया है, हमारा अकाउंट्स पेएबल प्लेटफॉर्म है, और हमने हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो है, को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यस बैंक के साथ लॉन्च किया है। और नए नए प्रोडक्ट्स और भी हम लॉन्च करने वाले हैं। हम कस्टमर्स तो हर साल तकरीबन 600-700 कस्टमर्स ऐड करते आए ही हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल Q1 में हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर्स था वो तकरीबन 1900 थे, और वो बढ़ के अभी 2600 हुए हैं। तो तकरीबन 700 कस्टमर्स का इजाफा है। कस्टमर्स तो ऐड हो रहे हैं, और बड़े बड़े कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें भी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। हमारी स्टिकीनेस हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है। हम चाहते हैं कि जिन कस्टमर्स के साथ हम इतने सालों से जुड़े हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, हीरानंदानी है, इन सारे कस्टमर्स के साथ हम सालों से जुड़े हैं, इनके साथ हम और बिजनेस करें, और जो हमने नए प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च किए हैं वो हम उनको भी ऑफर करें, और उम्मीद करते हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू अविनाश जी, आज समय देने के लिए और नतीजों पर, अपने विस्तार योजनाओं पर हमारे साथ बात करने के लिए। आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं ऐसी इंटरेक्शन हम आगे भी आपके साथ करते रहेंगे। तो ये थे ज़ाइगल प्रीपेड के मैनेजमेंट। नतीजे आपको बता देते हैं। आय में तो बढ़त दिखी थी 33% की, लेकिन मुनाफे और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर थोड़ा दबाव था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि उससे कोई ज़्यादा चिंता वाली बात उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, और आगे के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं। स्टॉक टूटा था, अभी भी कमज़ोर है, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक्सपर्ट्स को शामिल करने का वक्त है। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। एंजल वन से स्नेहा सेठ, और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट पर राय लेने से पहले अविनाश जी, आपसे ज़ाइगल प्रीपेड के नतीजों पर बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने मैनेजमेंट को भी सुना, और कल हमने देखा कि लिस्टिंग जिनकी हुई है हाल फिलहाल में, उनके नतीजे, उन कंपनियों के काफ़ी सारे नतीजे आए हैं, और उसमें से ज़ाइगल प्रीपेड भी एक था। नतीजों को आपने कैसे एनालिसिस किया, और अभी यहाँ पर जिन निवेशकों की होल्डिंग है स्टॉक में, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि पूजा, देखिए, पहली बात तो ये एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। इसका कैश प्रॉफिट मैं देख रहा था करीबन 9, साढ़े 9, 10 करोड़ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, आपको मंथ वाई ग्रोथ देखना जरूरी है। आज कंपनी 11 बजे कॉन कॉल कर रही है, जो पहली कॉन कॉल होगी इन्वेस्टर्स को के साथ पब्लिक इशू के बाद। तो मुझे लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी है, और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि इस शेयर में काफ़ी इंटरेस्ट बड़े और लार्ज इन्वेस्टर्स का है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एज़ ऑफ नाउ तो मैं निवेशकों को यही कहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की कंपैरिज़न ना करें, यहाँ पे होल्ड करें। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर इस कॉल में दैट इज़ आज 11 बजे जो होगा, वो कॉल में अगर पॉजिटिव आती है, कुछ और प्रोजेक्ट्स या अनाउंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से डेफिनिटली स्टॉक में आपको वापस एक अच्छा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने के लिए होल्ड करिए। अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है, और यहाँ पे अभी तो होल्ड करने की राय है। थे दर्शकों के सवालों के। हमारे पहले दर्शक है सुमन है, हैदराबाद से। इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। डेन नेटवर्क के इनके पास 2500 शेयर है 53 रुपए के भाव पर। करंट लेवल के आसपास ही शेयर का भाव चल रहा है, 52 रुपए के आसपास ही। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए? करंट लेवल भी वही है जिन भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है, क्या करना चाहिए इनको आगे?
मेरा मानना है कि काउंटर में एक सपोर्ट है अराउंड 49 के आसपास, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आप होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में जब भी ये 46 47 के ऊपर जाता है तब इसमें एक तेजी आ सकती है, तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 49 अभी के लिए होल्ड करें। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। आगे बढ़ते हैं और फेसबुक पर हमें जयपुर से सोमनाथ जी का सवाल आया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर सवाल है इनका। 100 शेयर्स 371 पर लिया था इन्होंने। स्टॉक 2 दिन से, पिछले 2 दिन से टूट रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन का। आज भी हम अगर देखें तो हल्की रिकवरी है हालांकि स्टॉक में, लेकिन कल यहाँ पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। आज निचले स्तर से 2% की रिकवरी भी हम देख रहे हैं। अविनाश जी, कुछ डेट ऑब्लिगेशन था कंपनी पे जो कि कंपनी पूरा नहीं कर पाई और लिक्विडिटी क्रंच भी आ गया है। इस वजह से हमने देखा कि कल स्टॉक में दबाव था, लेकिन आज रिकवरी आ रही है। क्या करना चाहिए स्टर्लिंग एंड विल्सन? ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अभी 5,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, बने रहना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा लॉन्गर टर्म है तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए जो डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आई है वो डेफ़िनेटली मार्केट्स को पसंद नहीं है, और इनकी बोर्ड मीटिंग जो रिज़ल्ट्स के लिए थी वो भी थोड़ी-सी पोस्टपोन हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल से देखिए, अगर नज़रिया 12-18 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि डेट की पोज़ीशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस कंपनी के लिए। काफ़ी कर्जा बैलेंस शीट पे है, और इसको अगर आने वाले क्वार्टर में भी ये सर्विस न कर पाई और डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आती है, तो डेफ़िनेटली शेयर के प्राइस के लिए दिक्कत हो सकती है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में कोई बड़ा री-रेटिंग नहीं आएगा, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। मेरे ख़्याल से मार्केट चाहेगा कि कुछ ना कुछ कमेंट्री, कुछ क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से आए, और उसके बाद ही आपको स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। तो तब तक मेरे ख़्याल से एटलीस्ट एक मीडियम टर्म व्यू के लिए होल्ड कर सकते हैं। करने की सलाह स्टर्लिंग एंड विल्सन में। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कन्हैया लाल हैं सूरत से, फोन लाइन पर मौजूद है। कन्हैया जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरे पास LIC का 100 शेयर पड़े हुए हैं। LIC हाउसिंग के? हुए हैं। हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस के। ओके, किस भाव पे लिया है आपने? 400 पे लिए हैं, बहुत पहले लिए। अभी मैं बेचने का सोच रहा हूँ, तो अभी रुकना चाहिए या बेच दूँ? ओके, स्नेहा जी क्या करे? LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचना चाह रहे हैं, क्या यहाँ से और तेजी आपको दिख रही है? निकल जाना चाहिए इनको? 20% का फायदा हो रहा है इनको। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छी मूव दिखी है इस काउंटर में, मुझे लगता है थोड़ी और तेजी आ सकती है इसमें। पोटेंशियल है करके कि ये स्टॉक अराउंड आपको 500 520 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, बट थोड़ा सा आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूर पड़ेगा। सो दैट विल बी अराउंड, आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 452 का मेंटेन करके अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 520। अगर आप यहाँ से अगर या तो चाहिए तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लें और हाफ क्वांटिटी होल्ड करके जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है वो मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। अभी थोड़ा मुनाफे में हैं आप, लेकिन निकलने की जल्दबाजी ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट कीजिए इन स्तरों पर। चंडीगढ़ से सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुजीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 60,000 शेयर हैं, 24 रुपए 85 पैसे पे। तो इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ 5 से 6 महीने के लिए भी। काफी बड़ा निवेश किया हुआ है आपने साउथ इंडियन बैंक में। कोई खास वजह, किसी की सलाह पर आपने किया इसमें? नहीं, ये जी बिजनेस पे ही और उस पे बोल रहे थे तो तब मैंने ले लिए। आज दबाव में है स्टॉक हल्का। ठीक है, आपको सलाह, आप कितना समय दे सकते हैं? आपने क्या बताया, थोड़ा समय दे सकते हैं स्टॉक को? हाँ, 5 से 6 महीने दे सकता हूँ जी। 5 से 6 महीने। स्नेहा, साउथ इंडियन बैंक 60,000 शेयर्स इन्होंने ले लिया, 24.80 खरीद भाव, 24.75 24.80 के आसपास इन्होंने लिया। फिलहाल तो मुनाफे में है, 90,000 के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिया ही है, 6-7 महीने ही दे सकते हैं साउथ इंडियन बैंक को। आज स्टॉक नीचे है, क्या करें? स्टॉक में थोड़ा और दबाव क्या दिख रहा है आपको, या फिर निकल जाने की सलाह देंगे जो भी मुनाफा हो रहा है? क्योंकि हम देख सकते हैं करीब 80,000 से ज़्यादा इनको मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है स्टॉक में, तो अभी निकल जाने की सलाह देंगी या फिर स्टॉक में बने रहें? पूजा, अगर आप काउंटर देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो डिसेंट ही है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, विच इज सेट टू बी पॉजिटिव।
तो आई बिलीव इन्हें अगर होल्ड करना है तो इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 25.5 का लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में जब भी काउंटर आपको 27.5 ये क्रॉस करते हुए दिखता है तो इसमें काफी अच्छी मोमेंटम आ जाएगी, जिसके कारण आप इसमें एक अच्छी तेजी देख सकेंगे। तो ये लेवल्स आप ध्यान रखें और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया है 25.5 का वो मेंटेन करके चलें। तो साउथ इंडियन बैंक होल्ड करने की सलाह स्नेहा जी की तरफ से राय दी जा रही है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल फोन लाइन पर मौजूद है। रत्नेश जी बताइए, आज ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल ऐसा लगता है कि आज माइनिंग सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो माइनिंग सेक्टर में से एक एनएमडीसी में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो 2-1 दिन के हिसाब से एनएमडीसी का 165 का कॉल स्ट्राइक का खरीदने की सलाह रहेगी मेरी। ₹2.80 के आसपास चल रहा है। ₹1.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। टारगेट रहेगा जो ₹5.5 तक के लिए आते देख सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 6,075 तक का हो सकता है। जो टारगेट रहेगा वो 12,150 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें हो सकता है। देखिए 165 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है ₹2.80 पर। इनको लग रहा है कि ₹5.5 तक ये प्रीमियम जा सकता है। शुक्रिया रत्नेश जी ऑप्शंस में कमाई के मौके बताने के लिए। चलिए ट्विटर पर हमें सवाल आ रहे हैं काफ़ी सारे। आरपी सूरी जी का सवाल है, मेरठ से हैं ये, और इन्होंने अपना सवाल जामना ऑटो पर पूछा है। 100 शेयर्स ₹75 पे इन्होंने लिया हुआ है और अच्छे मुनाफे में है। इस वक्त ₹115 के आसपास ये स्टॉक आज कारोबार भी कर रहा है, हल्की मजबूती भी है। हालांकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक टूटा भी है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा है और लास्ट मंथ भी हमने देखा ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन इस स्टॉक में नज़र नहीं आया, जामना ऑटो के स्टॉक में। अविनाश जी, क्या कुछ बड़ी तेज़ी देख रहे हैं आप, कुछ ट्रिगर देख रहे हैं जामना ऑटो में तेज़ी का, या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से अभी भी, क्योंकि फिलहाल मुनाफे में है? और भी ऊपर के लेवल्स इन्होंने देखे होंगे लेकिन वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया है, क्या करें जामना ऑटो पर? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि इनकी जो क्वांटिटी है 100 शेयर ही है और मुझे लग रहा है कि जमुना ऑटो इंडिया की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट वाली कंपनी है जो ज़्यादातर सारे कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके जो यूनिट्स है वो वेल लोकेटेड है, तो सारे बड़े कस्टमर जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो, आइशर, सारे जो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स है इनके साथ इनका बिजनेस होता है। और जिस प्रकार का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में इस साल भी होगा, हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री कम से कम 20-25% से तो ग्रो करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नज़रिया 6 से 12 महीने की है, तो करीबन 140-150 का नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से देखिए कमर्शियल व्हीकल के सेल्स नॉर्मली सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में ज़्यादा पिकअप होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना ऑटो का भी सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में अगर कर्जे की बात करें तो वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25-30% है। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा-सा इंतज़ार करें। मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम का रखते हैं, तो करीबन 140-150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, तो होल्ड करिए और 130-140 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बने रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। पुणे से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, गणेश। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार मैडम। जी हाँ सर, मेरा जी, है HDFC बैंक का है, का 1643 पे है, 75 शेयर अच्छा है। और वेदांता लिमिटेड का है मैम 249 पे है, 240 शेयर है। तो क्या इसमें होल्ड करना है या निकलना है मैम इसमें? स्टॉक सिलेक्शन तो आपके ठीक ही हैं गणेश जी, HDFC बैंक, वेदांता, बट एक बार सलाह ले लेते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी, दोनों ही स्टॉक हैं इनके पोर्टफोलियो पर फिलहाल, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। HDFC बैंक में भी और वेदांता में भी इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोनों स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं, कुछ बदलाव करने की सलाह देंगे या फिर अभी बने रहें स्टॉक में? देखिए, पहली बात तो दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लार्ज कैप में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। एचडीएफसी की बैंक की बात की पहले मैं बात करूँ, तो देखिए जो दूसरी तिमाही आएगी वो होपफुली कंसोलिडेटेड होगी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कंसोलिडेट करके आएगी। मार्केट को एक ही चिंता है, क्योंकि बीच में अभी एचडीएफसी बैंक ने एक एनालिस्ट कॉल किया था, तो भी उन्होंने कहा था कि जो प्रोविजंस होगी एचडीएफसी
के अकाउंट्स को लेके, तो वहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर शायद ज़्यादा हो। लेकिन अगर नज़रिया आपका 12-15 महीना है, तो मुझे लगता है कि इनको कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे डेफिनिटली पोज़ीशन होल्ड करें, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, 12 से 18 महीने का, इनको रिस्क रिवॉर्ड तभी मिलेगा। तो ये तो राय हुई एचडीएफसी बैंक पे। अविनाश जी, और वेदांता कैसा लग रहा है आपको? देखिए, वेदांता में पूजा अभी क्या हो गया है कि इन्होंने अपनी कंपनी को 5 टुकड़ों में डीमर्जर अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से देखिए इसका एक फ़ायदा होगा कि सारे शेयर होल्डर्स को 5 नई कंपनीज़ में शेयर्स मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल इनको सिर्फ़ होल्ड करना है। हालाँकि देखिए मार्केट में थोड़ा-सा रिपोर्ट्स है कि ये डीमर्जर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो क्वेश्चन अभी सब लोग बोल रहे हैं कि कर्ज़ा कैसे बँटेगा? तो मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल तो इस कंपनी को ये लॉस में उनको बेचना नहीं चाहिए। कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लें, क्योंकि अगले जुलाई-अगस्त तक ही ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो एक बात मान के चलिए कि मेटल कंपनीज़ के जो नंबर्स आएँगे वो थोड़े से नरम आएँगे सितंबर के लिए। तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। एटलीस्ट जो भी फॉल आई है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस लेवल से नीचे जाना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। हुँ। और आपकी बात करते-करते अविनाश जी, हल्की रिकवरी भी आई है वेदांता में। तो दोनों ही जो निवेश हैं आपके गणेश जी, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए इन दोनों शेयरों में, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ, लेकिन ऐसे कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। सिद्धार्थ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मेरे पास जीएमडीसी के गुड शेयर्स है। मॉर्निंग। 2200 की क्वांटिटी है हुँ। एंड बाइंग प्राइस इज 209 रुपीज। दिस परचेज आई डिड इन अप्रैल 2022 ओके, लास्ट ईयर। ओके। कांग्रेचुलेशन सिद्धार्थ आपको। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा स्टॉक को दोगुना होने में, तो उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। केवल 1 साल के अंतराल में ही 4.5 लाख के आसपास का मुनाफा आपको यहाँ पर हो रहा है इस स्टॉक में, तो काबिल तारीफ है निवेश जो स्ट्रैटेजी थी आपकी। तो अभी और समय देना चाह रहे हैं इस स्टॉक को, या फिर निकलने की राय चाह रहे हैं? क्या सवाल होगा आपका? चलिए, सिद्धार्थ जी से संपर्क नहीं हो पाए, लेकिन उनका सवाल जीएमडीसी पर था। अ, स्नेहा क्या सुझाव स्नेहा क्या सुझाव देंगी? इन्होंने 2200 शेयर्स 209 पे लिया था। 2022 की ही खरीद है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, और देखिए देखते-देखते स्टॉक दोगुना हो चुका है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि मेटल्स एंड मिनरल स्टॉक्स में शानदार तेज़ी है। जीएमडीसी देखिए आज भी 8% ऊपर है। तो अभी और तेज़ी के लिए इन शेयरों में बने रहना चाहिए इन्हें? पूजा, अगर आप देखें तो काउंटर ने तो काफी अच्छी मूव दी है। इनफैक्ट ये वीक में ही नियरली 25% से ऊपर ये काउंटर तेजी दिखा चुका है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। जब भी इसमें एक अच्छी मूव आई है दैट इज सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मेरा मानना है इसे होल्ड करके ही रखना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक अगर आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 370 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर, आई थिंक इसे होल्ड किया जा सकता है। ओके, जीएमडीसी पर ये सलाह टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अविनाश जी फंडामेंटली भी बात करते हैं, क्योंकि एक लंबा समय ये दे चुके हैं स्टॉक को, जीएमडीसी को। इस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में तो देख रहे हैं कि हर कंपनी इस स्पेस की चल ही रही है, लेकिन इस स्पेस में पर्टिकुलरली अगर जीएमडीसी पर देखें, तो क्या अभी भी होल्ड करने की राय देंगे स्टॉक को? पूजा, पहली बात तो देखिए ये मेटल कंपनी नहीं है, ये लिग्नाइट बनाती है। लिग्नाइट ज़्यादातर सीमेंट के प्रोडक्शन में एक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। तो डेफ़िनेटली जिस प्रकार का ग्रोथ सीमेंट सेक्टर में आने वाला है, डेफ़िनेटली लिग्नाइट एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स है जो काफ़ी सस्ता भी होता है। तो डेफ़िनेटली इनके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगले डेढ़ 2 साल के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक भागा है, पिछले 8-10 दिनों में 25% बढ़ा है, इनके प्राइस से ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी है, 2200 शेयर है।
तो कम से कम एटलीस्ट अपना कैपिटल रिकवर करिए और बाकी के शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके फ्री हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि चढ़ते हुए बाजार में आप कैश फ्लो कन्वर्ट करते हो, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स यही पे मार खाते हैं कि वो सही समय पे बेचते नहीं है। तो मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, यही रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह जीएमडीसी पर बने रहने की राय, फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया दोनों ही हमने आपके सामने रखा। अब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पुणे से ही हैं, हर्षद जी नमस्कार। किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। यस मैम, सो मेरा सवाल है विप्रो के ऊपर। सो मैंने अराउंड 45 क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने 500 में लिया था, तो अभी करीब 3500 के ऊपर लॉस चल रहा है। ये कब लिया था आपने? लगभग 1 साल पहले। ओके, 1 साल का समय दे चुके हैं। हाँ, ये विप्रो में थोड़ी दिक्कत तो थी। एक समय हम देख रहे थे कि बाकी सभी आईटी कंपनियां जब चल रही थी, विप्रो इतना ज़्यादा कुछ योगदान भी नहीं दे पाया। अविनाश जी, आप ही सलाह दीजिए। अभी तो अब धीरे धीरे करके आईटी कंपनियों के नतीजे आए हैं। टीसीएस ने जो शुरुआत की है, जिस तरीके से निराश ही किया है। कुछ रिपोर्ट्स में हम ये भी देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये साल पूरा एक वॉश आउट साल रह सकता है आईटी कंपनियों के लिए। अब उसके बाद कुछ यहाँ पर ग्रोथ दिखनी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल इस तिमाही में ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा रही है आईटी कंपनियों से। आपका क्या नज़रिया बन रहा है? और ऐसे में विप्रो, जिसको कि ये ऑलरेडी 1 साल दे चुके हैं, क्या करें अभी इस स्टॉक में? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि जो हेडविंड्स है आईटी सेक्टर के लिए, वो अगले 6-12 महीने के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। और अभी तो जिस प्रकार का नंबर टीसीएस के आया है, हमने देखा है कि मार्केट्स को ये नतीजे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि ऑलमोस्ट इबिटा लेवल पे देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ पे देखिए, तो ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस आ गया। हालांकि मार्जिन में थोड़ा इजाफा हो गया था। मेरे ख्याल से विप्रो में भी ऐसा ही आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज इस क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट मत करिए। और नॉर्मली विप्रो का जो गाइडेंस होता है वो बहुत कंजर्वेटिव होता है। निवेशकों को अगर दूसरी आईटी कंपनीज की बात करें तो कंपेयर टू दैट विप्रो ने ऑलवेज अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनके लिए अभी ऑलरेडी ये माइनस में है, तो करीबन अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं। बट हाँ, अगर होपफुली दिसंबर के बाद रिकवरी आती है यूएस यूरोप से, तो डेफिनेटली विप्रो जैसा शेयर को भी चलना चाहिए। तो 12-15 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करिए, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है विप्रो के लिए, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आपके लेवल्स आ जाएंगे। अगर आपके लेवल्स के आसपास दिखता है तो वापस से इसको रिव्यू कर लीजिए कि अब विप्रो में क्या करें, क्योंकि जब बाकी आईटी स्टॉक्स चलेंगे तो विप्रो भी उसमें चल सकता है, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। हम क्योंकि आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और अब एक के बाद एक आईटी कंपनियां अपने नतीजे भी घोषित कर रही हैं। टीसीएस के नंबर्स तो हमने देखा, थोड़ी निराशा वहां पर हाथ लगी, लेकिन आज इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी अपने नतीजे घोषित करेंगे। अनीशा, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आईटी कंपनियों में अब इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नतीजों से क्या अनुमान है। अनीशा, सबसे पहले तो इन्फोसिस के बारे में बताइए, नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे
पे वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ये है इन्फोसिस के नतीजों से अनुमान। इस बार मार्जिन में तो कुछ असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ क्वार्टर में दिख सकता है, इस क्वार्टर में तो उसका असर नहीं दिखेगा। और डील बुक काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। अब आने वाले डील एग्जीक्यूशन कैसे दिखाई देती है, ये इस पर नज़र होगी कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिस पर कि इन्फोसिस के नतीजों पे नज़र रहेगी। ऑपरेशनली तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं इन्फोसिस के। एक बार इस पर सलाह ले लेते हैं, टेक्निकल सलाह हम स्नेहा से ले लेते हैं। स्नेहा, इन्फोसिस में क्या करें? अभी आज आएंगे नतीजे, क्या इसके पहले किसी तरह का कोई ट्रेड, कोई ऑप्शन का ट्रेड आपको नज़र आ रहा है? सलाह देंगी उस पर? पूजा, अगर आप देखें तो हमने आज के लिए अगर आप देखें तो हमने पुट ऑप्शन सजेस्ट किया है इन्फोसिस के लिए। तो इन्फोसिस का 1480 का पुट सजेस्ट किया है इन द रेंज ऑफ 34-35। स्टॉप लॉस उसमें 19 का मेंटेन करना है और टारगेट उसमें 64 तक का रहेगा। जिस तरह ओवरऑल राइटिंग हो रही है कॉल साइड में, अपसाइड में, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शंस का ट्रेड दिया है। तो आप किसी को अगर इंटरेस्ट है तो स्पेसिफिकली फॉर द रिजल्ट, तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। स्नेहा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कौन सा ऑप्शन लेने की आपने सलाह दी है? 1480 की ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस आपको बाय करना है इन द रेंज ऑफ 34-35। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 19 और जो टारगेट रहेंगे वो 64 तक के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदे 1480 के आसपास के, और यहाँ पर आपको टारगेट्स भी सुझा दिए गए हैं। ये प्योर रिजल्ट प्ले है। अगर आपको रिजल्ट प्ले करना है तो इस पर आप रणनीति बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी रिस्की भी है, तो संभल के ट्रीट कीजिए। अब बात करते हैं HCL टेक के नतीजों की, और अनीशा हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीशा, बताइए HCL टेक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी, HCL टेक से थोड़े बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखा जाए तो उनका डॉलर रेवेन्यू 1.4% से इंक्रीज़ करेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि नंबर $3,250 मिलियन के आसपास आए। रुपी रेवेन्यू 26,660 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है, एंड मार्जिन में भी एक्सपेंशन की उम्मीद है टू 17.6%। याद रखिएगा कि HCL टेक ने इस क्वार्टर में एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी लिया था, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है। बहुत से एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद सिर्फ 0.5% का ग्रोथ आएगा, एंड काफ़ी लोग 3% से ऊपर की भी ग्रोथ की उम्मीद लगा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो ASAP एक्विजिशन उन्होंने किया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना चाहेंगे। जो सर्विसेज सेगमेंट है वो ही ग्रोथ ड्राइव करेगा इस क्वार्टर में, और जो PNP सेगमेंट है उसमें 5 से 8% तक का डिक्लाइन आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन थोड़ा हेडविंड रहेगा, बट क्योंकि रेवेन्यू वापस आ रहा है, ERD का स्लो डाउन थोड़ा कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन बेटर है, इसके चल के ओवरऑल 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। वेराइजॉन डील साइन किया था कंपनी ने, तो उसके चल के ऑर्डर बुकिंग तो काफ़ी अच्छा बिटवीन 3 से 4 बिलियन डॉलर आ सकता है। जो मेन चीज़ है वो स्ट्रीट जानना चाहेगी गाइडेंस के लिए कंपनी क्या करती है, FY25 के लिए कमेंट्री क्या है, वेरियस वर्टिकल्स में क्या उनको निकल कर आ रहा है, UK, US, यूरोप, इन सबको चल के, एंड ER&D सेगमेंट का भी क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें ही हम सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, बट ओवरऑल HCL टेक शायद दूसरे कंपेटिटर से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू अनीशा, ये अपडेट देने के लिए। तो ये था HCL टेक के नतीजों से अनुमान, और इन्फोसिस के भी नंबर्स हमने आपको बता दिए। नतीजों के पहले हल्की कमजोरी के साथ दोनों ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और IT स्टॉक्स पर हमने राय भी ली अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। हमारे पास क्वेरी आ रही है व्हाट्सएप पर ही। ये राज सिन्हा जी का सवाल हमें आया, राज जी का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पर, और इनके पास वेबल SL एनर्जी के स्टॉक हैं। एक बार देखना होगा कि ये वेबल सोलार एनर्जी के स्टॉक हैं। बस का मार्केट कैप हम देख लेते हैं फिलहाल तो, क्योंकि ये मुनाफे में है। 142 पे लिया था, 192 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, और आज 5% ऊपर भी है।
एक बार इस पर सलाह ले लेते हैं। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। अभी मुनाफे में है, लेकिन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाए मुनाफा लेकर? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। नियरली लाइक ये वीक में अगर आप देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। नियरली 20% का अप मूव दिखा है। तो मेरा मानना है करके कि अगर किसी ने लॉन्ग किया तो होल्ड कर सकते हैं। गैप अप के साथ आज ओपन हुआ था तो हायर लेवल पर 182 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड करें। अपसाइड में पोटेंशियल है करके कि ये एटलीस्ट 200-210 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। 745 का मार्केट। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 745 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसका। वेबसेल एनर्जी सिस्टम के नाम से ये जानी जाती है, वेबल एसएल एनर्जी, और इसका मार्केट कैप जो है वो 745 करोड़ का है, अगर हम ठीक पढ़ पा रहे हैं इसको। 191 के आसपास ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। अविनाश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका इस कंपनी पर? कुछ नज़रिया, फंडामेंटली कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? देखिए, फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन साइज़ अभी भी छोटी है। और जिस प्रकार से अभी मार्केट में एपेटाइट है सोलर और ग्रीन एनर्जी के कंपनीज़ के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसमें एपेटाइट और फ्लेवर मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है, क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी ठीक-ठाक थे। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे छोटी कंपनीज़ में अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, तो टाइम ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि नज़रिया 12-15 महीने का कोई रखता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से अगर निचले लेवल पे मिलता है, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा रहेगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। ठीक है, तो फ्रेश निवेश की राय नहीं है इन स्तरों पर। ये स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुका है और इनकी खरीदी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे थी, तो उस लिहाज से मुनाफे में तो है ये। लेकिन क्योंकि थोड़ी उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो इस हिसाब से आप बीच बीच में रिव्यू करते रहिए अपने होल्डिंग को। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो और तेज़ी के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, या तो चाहे तो निकल जाएं स्टॉक से अपना मुनाफा लेकर। अब बात करते हैं एक इवेंट की। फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे बेहतरीन काम को सम्मान देने के लिए 69वां फिल्म फेयर अवार्ड तैयार है। इस बार फिल्म फेयर ने गुजरात टूरिज्म के साथ हाथ मिलाया। इस कड़ी में टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन की ओर से फिल्म फेयर राउंड टेबल का आयोजन किया गया, और इस राउंड टेबल में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और पर्यटन मंत्री श्री मुलुभाई बेरा सहित गुजरात सरकार के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज भी सिनेमा पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहे। On behalf of Filmfare, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all our distinguished guests today. We are privileged to have in our midst the Honorable Chief Minister of the vibrant state of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, the Honorable Minister of Tourism for Gujarat, Shri Mullubhai Bera, along with other esteemed representatives of the government of Gujarat. Your presence here signifies the unwavering support and enthusiasm Gujarat holds for the film industry. I would also like to extend a hearty welcome to our distinguished filmmakers from the industry who have graced us with their presence. Your creative brilliance continues to shape the Indian entertainment industry. For the last 70 years, the Filmfare Awards have served as a symbol of excellence, acknowledging and celebrating the remarkable accomplishments of talent within our film industry. Filmfare today is proud to be a facilitator in bringing together the entertainment industry and a canvas like Gujarat for painting your stories on. The cultural richness, vibrant landscapes, access to skilled manpower, and the warmth of its people will provide the perfect backdrop for filmmakers and their craft. और बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने खास बातचीत किया, ये आपको सुनवा देते हैं। I think the key highlight was the earnestness with which the Gujarat government presented the policy, and presented more than the policy, its intention to engage with the film industry of Bombay and make Gujarat
a part of their movies, of our movies. The earnestness was very touching. There are many things that are good in the film policy that they have. They are also looking at their own cultural heritage in a way that is going to be positive for cinema. That is good. But I think there is also a sense of accessibility with the government. So when filmmakers go to a place, they feel the government can be a problem for them. This government seems like the solution for them. I think that was my key takeaway from this meeting. For your next few films, will you consider Gujarat as the destination for filmmaking? I mean, there is an opportunity and a issue over here as far as Gujarat is concerned. It's one of the states that I have traveled least in. I have to admit that I don't know many things about Gujarat, but I'm therefore also eager to go there and to see the place. I'm sure that the people are I have always had very good experience working with Gujaratis per se. So I'm sure that the people, the workforce will be very good and progressive and participative over there. But as far as the locations are concerned, I'm looking forward to going there on my own and having a look. And hopefully I will be shooting there soon. One final question. This is a precursor to the Filmfare. What is the one thing that you really look forward to at the Filmfare Awards? I look forward to the hosting, the bonhomie of the film industry, because it's an intimate event, the Filmfare. It's not... so the film industry is kind of present in one room all together, and there's a feeling of great bonhomie. It's almost like a family sitting together. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अविनाश जी, स्नेहा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति दिखाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।